Good morning. Today we are going to discuss pancreas. In the digestive system, as you have studied, stomach, then pyloric part of stomach, and continues into duodenum. स्टमक का जो पाइलोरिक पोर्शन है वो डिओडेनम में कंटिन्यू हो रहा है. यहीं पर पैनक्रियाज है, इस साइड को लीवर एंड गॉल ब्लैडर है. लीवर से जो आने वाली डक्ट है उसे कॉमन हेपेटिक डक्ट हम बोलते हैं. गॉल ब्लैडर की जो ब्लैडर डक्ट है वो इस कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ यूनाइट होती है और एक कॉमन बाइल डक्ट बनती है. कॉमन बाइल डक्ट जो है दैट ओपन्स इनटू पैनक्रियाज, ओपन्स इनटू पैनक्रियाज. पैनक्रियाज की खुद की जो डक्ट है उसे कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट. तो पैनक्रियाटिक डक्ट और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये यूनाइटेडली ओपन इनटू डिओडेनम. पहले हमें ये समझना है स्ट्रक्चर कैसा है. सबसे पहले क्या है, लीवर. लीवर की जो डक्ट है कॉमन हेपेटिक डक्ट. ये कॉमन हेपेटिक डक्ट गॉल ब्लैडर के डक्ट के साथ यूनाइट होकर पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक डक्ट को मिल रही है. पैनक्रियाटिक डक्ट और ये कॉमन बाइल डक्ट यूनाइटेडली ओपन्स इनटू डिओडेनम. स्ट्रक्चर समझ में आया क्या? क्या है स्ट्रक्चर? लीवर, लीवर की कॉमन हेपेटिक डक्ट ये किसके साथ मिल रही है? गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसके साथ मिलके क्या बना रही है? दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट. देखो, लीवर का कॉमन हेपेटिक डक्ट है, गॉल ब्लैडर की डक्ट जो है वो इस कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ मिलके कॉमन बाइल डक्ट बना रही है. यही कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट को जाके मिल रही है, पैनक्रियाटिक डक्ट. और ये पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही है इसमें डिओडेनम. ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले क्लियर हुआ क्या? लीवर का कॉमन हेपेटिक डक्ट गॉल ब्लैडर के डक्ट के साथ यूनाइट होकर कॉमन बाइल डक्ट बना रहा है. वही कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे पैनक्रियाज में ओपन हो रहा है, पैनक्रियाटिक डक्ट में, और उनका कॉमन पोर्शन ओपन हो रहा है डिओडेनम. यहाँ तक क्लियर हो गया? ये लर्न हो जाना चाहिए तुम्हारा. ठीक है. अब पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज इज ए कंपोजिट ग्लैंड. पैनक्रियाज is composite और mixed gland. इसे ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये दो अलग अलग पोर्शन से बन रही है. उसके बाद इसके फंक्शन भी अलग अलग तरह के हैं और इसमें दोनों फंक्शन हैं एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. दैट्स व्हाई दिस ग्लैंड इज ऑफ नेचर हेटेरोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज एक्सो एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों फंक्शन इस ग्लैंड के हैं, पैनक्रियाज के. आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सोक्राइन फंक्शन देखा होगा. जो पैनक्रियाज है उसकी पैनक्रियाटिक डक्ट में से पैनक्रियाटिक जूस डिओडेनम में आता है डाइजेशन के लिए. पैनक्रियाटिक जूस में अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं जिसमें लाइपेज होता है, प्रोटीएज होता है, न्यूक्लियेज होता है. आपने ट्रिप्सिनोजेन का नाम सुना है, काइमोट्रिप्सिनोजेन. बराबर है क्या? बराबर है क्या? तो डाइजेशन में अभी हम फिलहाल उसका डिस्कशन नहीं करेंगे. पैनक्रियाज कैसी ग्लैंड है? कंपोजिट या मिक्स्ड ग्लैंड है. एंडोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन दोनों उसके, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन होने की वजह से पैनक्रियाटिक ग्लैंड या पैनक्रियाज एक्ट एज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड. यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? अब हमें ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन फिलहाल इसका करना है कि पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो क्या है. अब एंडोक्राइन सेल्स जो है पैनक्रियाज के, एंडोक्राइन पार्ट ये किससे बना होता है? ये जो पैनक्रियाज है
इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है इट कंसिस्ट ऑफ 1 to 2 मिलियन सेल्स। अब ये 1 to 2 मिलियन सेल्स कौन से है, तो उन्हें कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पैंक्रियाज में जो एंडोक्राइन पोर्शन है इट कंसिस्ट ऑफ 1 to 2 मिलियन सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ, इसमें इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये सेल्स। टोटल पैंक्रियाज का जो पोर्शन है उसके ये सिर्फ 1 to 2% ही है। इट कॉन्स्टिट्यूट ओनली 1 to 2% ऑफ द टोटल पैंक्रियाटिक टिश्यू। क्या बता रहा हूं मैं, पैंक्रियाज जो है वो क्या है, एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट दोनों है उसमें। एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो पूरी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, उसका हम डिस्कशन डाइजेशन में कर चुके हैं और हम थोड़ा सा इसमें भी करेंगे। अब यहाँ पे हमें मेन डिस्कशन करना है एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट में क्या है, 1 to 2 मिलियन सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये पूरे पैंक्रियाटिक टिश्यू का हाउ मच पोर्शन कवर करते हैं, सिर्फ 1 to 2% पोर्शन ये सिर्फ कवर करते हैं, ये ध्यान में रखना है। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का क्या मेन फंक्शन है, यही इसका एंडोक्राइन फंक्शन करने वाला पार्ट है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं अल्फा सेल एंड बीटा सेल, और दोनों सेल का फंक्शन अलग अलग है। दोनों का फंक्शन कौन सा है, एंडोक्राइन। इसका मतलब ऐसा है कि दोनों ही अपने जो हार्मोन्स है, जो अपने सिक्रीशन है, वो डायरेक्टली ब्लड में मिक्स करेंगे और ब्लड के थ्रू वर्कआउट करेंगे। डक्टलेस ग्लैंड, वैसे पैंक्रियाज को डक्ट भी है, तो पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो पैंक्रियाटिक डक्ट से ऑपरेट होता है। बात समझ रहे हैं क्या, पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ऑपरेट होता है, पर पैंक्रियाज का जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो ब्लड में मिक्स करता है। तो इसका मतलब ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज है, नेटवर्क, उसको सराउंड करते हैं, क्योंकि उनका सिक्रेशन ऑफ किसमें इंसर्ट करेंगे, ब्लड में करेंगे। बात समझ में आई क्या, यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज है, नेटवर्क है, वो डायरेक्टली उनका सिक्रेशन उस ब्लड में डाल देंगे। बात समझ गए। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन फंक्शन करेगा, और यही 1 to 2% ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू है। ये 2 सेल से बना है, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। क्या आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, समझ गए? आगे चलते हैं। अब अल्फा सेल का काम समझ लो। अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा सेल। ये अल्फा सेल का काम क्या है, अल्फा सेल सिक्रीट ए पेप्टाइड हार्मोन। हमें ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन का केमिकल नेचर क्या है। ए पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एज ग्लूकागॉन। It is also called as hyperglycemic hormone. हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब है, हाइपरग्लाइसेमिक जो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाएगा उसे कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन या हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर। सो ग्लूकागॉन ये पैंक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल में से सिक्रेट होगा। अल्फा सेल्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का पार्ट है। अल्फा सेल में से ग्लूकागॉन सिक्रेट होगा। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये हाइपरग्लिसेमिक हार्मोन है। अब हमें देखना क्या है कि ये हाइपरग्लिसेमिक फंक्शन परफॉर्म कैसे करता है। हाउ ग्लूकागॉन परफॉर्म्स हाइपरग्लिसेमिक फंक्शन एंड हाउ ग्लूकागॉन इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, शुगर इन ब्लड। शुगर का मतलब हमें यहाँ पे बोलना क्या है, ग्लूकोज इन ब्लड। ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड शुगर कैसे करवाता है। अब इसके मेनली सबसे पहली बात तो
ये क्या करवाता है, ये ग्लूकोज का सेल्यूलर अपटेक जो है, सेल्स जो ब्लड में से ग्लूकोज ले लेते हैं तो वो सेल में से सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज रिड्यूस करवा देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूसेस सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड बाय वेरियस सेल्स। अलग अलग सेल ब्लड में से जो ग्लूकोज निकाल लेते हैं उसका रेट क्या कर देता है, ये कम कर देता है। अगर वैसा हुआ तो इसका मतलब इस मेथड से भी ग्लूकोज बढ़ेगा ब्लड में, क्योंकि अगर सेल में ग्लूकोज नहीं जाएगा तो वो कहां पर रहेगा, ब्लड में रहेगा ना। तो ब्लड में ग्लूकोज कैसे बढ़ा रहा है वही हम देख रहे हैं। हाउ ग्लूकागॉन एक्ट एज ए हाइपरग्लिसेमिक हार्मोन, हाउ इट इंक्रीजेस ग्लूकोज इन द ब्लड। तो सबसे पहले है by reducing cellular uptake of glucose from blood by the cells। सेल्स जो ब्लड में से ग्लूकोज निकाल लेने वाले हैं उस ग्लूकोज का अपटेक बाय सेल्स वो रिड्यूस कर देता है। इसका मतलब सेल्स में कम जाएगा, ब्लड में ज्यादा रहेगा, तो ग्लूकोज बढ़ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो ग्लूकागॉन है इट हेल्प्स इन ग्लाइकोजेनोलाइसिस। पहली मेथड सेल्यूलर अपटेक को रिड्यूस कर दिया। दूसरी मेथड क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। व्हाट इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस? इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन इन लीवर। को पता होना चाहिए हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है ग्लाइकोजेन वो लीवर में होती है। तो लीवर के हेपेटोसाइट पे ये काम करता है। ग्लूकागॉन एक्ट्स ऑन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लूकागॉन कौन से सेल पर एक्ट करता है। ग्लूकागॉन एक्ट्स ऑन हेपेटोसाइट्स, यानी लीवर के हेपेटोसाइट्स पे ये फंक्शन करता है, ध्यान में रखना। और हेपेटोसाइट्स ऑफ लीवर में क्या है, ग्लाइकोजेन जो है उसका ये ब्रेकडाउन करवा देता है। ग्लाइकोजेन जो है उसका ये ब्रेकडाउन करवा के किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजेन ब्रेकडाउन से कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लीवर में होगी प्रोसेस। अब क्या होगा, फ्रॉम लीवर ग्लूकोज एंटर्स टू क्या, ब्लड, एंड फ्रॉम, या फिर कितना बहुत हो गया, ग्लाइकोजेन का कन्वर्शन ग्लूकोज में हो गया और लीवर में ही ग्लूकोज किसमें एंट्री कर रहा है, ब्लड में कर रहा है। इसका मतलब ब्लड में क्या बढ़ गया, तो एक्ट एज ए, सबसे पहले सेल का ग्लूकोज अपटेक कम कर दिया तो ग्लूकोज बढ़ गया बहुत ब्लड में। उसके बाद ग्लाइकोजेन का कन्वर्शन ग्लूकोज में कर दिया, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन इन लीवर, बस में ग्लूकोज बढ़ा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ग्लूकोनियोजेनेसिस ये भी करवाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, इट इज द कन्वर्शन ऑफ, या फिर इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। हमने देखा है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स सच एज अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, फैट्स, अलग अलग। क्लियर हुआ? हमने क्या क्या देखा अभी तक? पैनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है, इसका लोकेशन समझ गए, ड्यूडेनम के पास है। पैनक्रियाज में कॉमन बाइल डक्ट के कॉमन हेपेटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर का डक्ट का रीजन है, जो पैनक्रियाटिक डक्ट में ओपन होकर ड्यूडेनम में ओपन होने वाला है। पैनक्रियाटिक डक्ट ये एक्सोक्राइन पार्ट वाला पोर्शन है, ध्यान में रखना है। इसका एंडोक्राइन से कोई लेना देना नहीं। ये जो डक्ट दिखाई दे रहे हैं सब एक्सोक्राइन फंक्शन वाले जो डाइजेशन में काम आते हैं। और यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरी नेटवर्क है उसको सराउंड कर रहे हैं स्पेशल सेल्स कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो पैनक्रियाटिक टिश्यू के 1 से 2% है।
और 1 to 2 मिलियन सेल्स है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 2 सेल है, अल्फा सेल बीटा सेल। अल्फा सेल क्या है, ये पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट कर रहा है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ये इसका फंक्शन है ब्लड में शुगर लेवल बढ़ाना, ग्लूकोज लेवल बढ़ाना। दैट्स व्हाई ग्लूकागॉन एक्ट एज अ हाइपरग्लिसेमिक फैक्टर। ग्लूकागॉन किसको स्टिमुलेट करता है, हेपेटोसाइट्स ऑफ द लिवर। अब ये करता क्या है, सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड बाय द सेल से कम कर देता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन इन लिवर से ग्लूकोज बना देता है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है उसमें फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। तो ये तीनों मेथड से तीनों मेथड से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा और यही है हाइपरग्लिसेमिक फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। क्लियर हो गया क्या? इज देयर एनी डाउट? फिर से हम इसको पढ़ के जरा समझ लेते एक बार टेक्निकली। अल्फा सेल सिक्रेट ए पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एज ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन मेंटेन्स नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। ग्लूकागॉन का फंक्शन भी यही है कि वो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल करे। अब आप बोलेंगे सर आपने तो पहले बताया कि इंक्रीज कर रहा है, तो नॉर्मल कैसे करेगा? तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ग्लूकागॉन रिलीज कब होगा। ग्लूकागॉन ब्लड में तब रिलीज होगा जब ब्लड में शुगर कम हो जाएगी, उसके सिवा ग्लूकागॉन एक्शन में नहीं आएगा। तो ग्लूकागॉन मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल। ये कब? कि जब नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल से ब्लड शुगर कम हो जाएगी तब ग्लूकागॉन एक्शन में आएगा, तब अल्फा सेल एक्शन में आएंगे, वो ग्लूकागॉन को रिलीज करेंगे और ग्लूकागॉन ये अलग अलग मेथड से ब्लड में क्या बढ़ा देगा, शुगर बढ़ा देगा, नॉर्मल लेवल पे लेके आएगा। अगर उससे ज्यादा ब्लड शुगर लेवल हो गई तो ग्लूकागॉन काम नहीं करेगा, इंसुलिन काम करेगा। ग्लूकागॉन हाइपरग्लिसेमिक फैक्टर है तो इंसुलिन ये हाइपोग्लिसेमिक फैक्टर है। जब ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगी तो इंसुलिन काम करेगा। वो कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे। ग्लूकागॉन मेंटेन्स नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। ग्लूकागॉन मेनली किस पर काम करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में। हेपेटोसाइट्स, समझ रहे हैं क्या? और ये क्या करता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। उसके बाद ग्लूकागॉन का ग्लूकोनियोजेनेसिस है एक फंक्शन, रिड्यूसेस सेल्यूलर अपटेक। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागॉन बाय अल्फा सेल इज कंट्रोल बाय निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ग्लूकागॉन का जो प्रोडक्शन है वो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है। व्हाट डज इट मीन्स? ब्लड में जब शुगर कम हो जाएगी तब ही ग्लूकागॉन आएगा, इसे बोलते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर? अगला पॉइंट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सब टेक्निकल रीड कर रहे हैं। When the level of glucose in the blood is low, glucagon stimulates hepatocytes of the liver to undergo glycogenolysis, क्योंकि ग्लाइकोजेनोलाइसिस से प्योरली लीवर में ही हेपेटोसाइट्स में ही होने वाला है, which convert glycogen into blood, which increases blood sugar level in the liver. Increased glucose in transport into the blood, which increases blood sugar level, thereby act as a hyperglycemic factor. Glucagon also stimulates the process of gluconeogenesis, that is formation of glucose from deaminated acids, lactic acid, that is non-carbohydrate one. Glucagon also reduces cellular uptake and utilization of glucose. Thus, glucagon increases blood sugar level, hence it is hyperglycemic hormone. क्लियर हो गया? तो पूरा स्टडी हो गया हमारा अच्छी तरह से। अब हम जाएंगे बीटा सेल की तरफ। बीटा सेल क्या करते हैं? बीटा सेल सिक्रेट इंसुलिन। एग्जैक्टली अपोजिट फंक्शन। इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन ही है। एग्जाम में केमिकल नेचर पूछा जा सकता है। इंसुलिन, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या सिक्रेट कर रहे हैं? इंसुलिन। इट इज हाइपोग्लिसेमिक फैक्टर, हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर। बीटा सेल्स सिक्रेट इंसुलिन, इट इज हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर, इट इज आल्सो पेप्टाइड हार्मोन। अब इंसुलिन कब सिक्रेट होता है बॉडी में? जब ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाती है, उस केस में बीटा सेल एक्शन में आती है
और बीटा सेल जो है वो क्या करवाती है, ब्लड शुगर लेवल को कम करवाती है। ये क्लियर हुआ क्या? अब ये जो इंसुलिन है इट रेगुलेट्स ग्लूकोज होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब है इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना। तो इंसुलिन मेंटेन्स नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जॉइंटली विद द ग्लूकागॉन। जैसे ग्लूकागॉन कब एक्शन में आएगा, ब्लड शुगर लेवल कम हुई तो ग्लूकागॉन काम करेगा, बढ़ गई तो कौन काम करेगा, इंसुलिन। तो जॉइंटली वो काम कर रहे हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। एक कम हुआ तो दूसरा, दूसरा कम हुआ तो इस तरह से निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब इंसुलिन पर्टिकुलरली किस पे काम करता है, इंसुलिन एक्ट्स ऑन। इंसुलिन जो है एक्ट्स ऑन, किस पे काम कर रहा है इंसुलिन, ध्यान में। इंसुलिन एक्ट्स ऑन हेपेटोसाइट यानी लीवर पे काम करेगा, एडिपोसाइट्स यानी एडिपोस टिश्यू पे, और तीसरा पॉइंट है मसल सेल्स। मसल सेल्स पर भी काम करेगा इंसुलिन, ध्यान में रखना है। इंसुलिन एक्ट्स ऑन मसल सेल। सबसे पहले तो जब ब्लड में शुगर नॉर्मल लेवल से बढ़ जाएगी तब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल एक्टिव होंगे, उसमें से इंसुलिन रिलीज होगा। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम कर देगा, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज हाइपोग्लिसेमिक फैक्टर। कैसे कम करेगा, तो उसका एक्शन जो होता है वो हेपेटोसाइट, एडिपोसाइट्स और मसल सेल्स पे है। एडिपोसाइट्स है जो फैटी टिश्यूज है हमारे बॉडी के, फैट्स, वो एडिपोसाइट्स है एडिपोस टिश्यू का। अब जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो वो ग्लूकोज का लेवल कम कैसे करेगा, तो एग्जैक्टली ग्लूकागॉन के अपोजिट प्रोसेस। सबसे पहले तो ब्लड शुगर लेवल कम करनी है, इसका मतलब ब्लड में जो ज्यादा शुगर है वो कम करनी है। तो अगर सेल ने उसको ज्यादा एब्सॉर्ब कर लिया तो ये उधर क्या किया था, उसने सेल का एब्सॉर्प्शन रिड्यूस कर लिया था, यहाँ पे सेल का एब्सॉर्प्शन क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। बाय इंक्रीजिंग cellular uptake and utilization of blood sugar in blood by cells, या फिर सेल्यूलर अपटेक, ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है कि नहीं। इससे क्या होगा, ब्लड में जो शुगर है वो सेल में चली जाएगी, वहां पे रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी, क्रेब्स साइकिल, 38 एटीपी मॉलिक्यूल, वो सब सेल में होगी ना, बराबर है कि नहीं। तो सेल में जब ग्लूकोज चला जाएगा तो उसका कन्वर्शन एनर्जी में हो जाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी स्टेप क्या, ग्लूकागॉन ने क्या किया था, लीवर में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन किया था और ग्लूकोज बना दिया था। ग्लूकागॉन ने ग्लाइकोजेनोलाइसिस किया था कि नहीं। ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, कन्वर्शन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा है। पर इंसुलिन में क्या हो रहा है कि इंसुलिन तब काम कर रहा है जब ब्लड में शुगर बढ़ रही है, तो उसको कम करना है। तो उसका दूसरा फंक्शन क्या है, हेपेटोसाइट्स पे भी काम कर रहा है ना, लीवर में काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकागॉन का काम था ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करना, ग्लूकागॉन का काम था। यहाँ पे ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ या कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। तो सब बात समझ में, इसका मतलब ब्लड में शुगर कम हो जाएगी। ग्लाइकोजेनेसिस स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, शुगर नहीं है, ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन में हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, बात समझ रहे क्या, जो एडिपोस टिश्यू है, मसल सेल्स है, उनका भी सेल्यूलर अपटेक करवाएगी। फैट्स फॉर्मेशन में काम होगी ना, फैट मेटाबॉलिज्म में काम करेगा इंसुलिन। यानी अगर ब्लड में हमारे शुगर ज्यादा है तो हमारे बॉडी में फैट ज्यादा बढ़ेंगे। इसलिए बोलते हैं ना मीठी चीजें कम खाना है, क्यों, क्योंकि मीठी चीजें खाने से क्या होगा, इट्स ओके, ब्लड शुगर बढ़ जाएगी।
ब्लड शुगर बढ़ेगी तो इंसुलिन एक्शन में आएगा, इंसुलिन एक्शन में आएगा तो फैट मेटाबॉलिज्म में काम करेगा। फैट मेटाबॉलिज्म में व्हाट विल हैपन? इन फैट मेटाबॉलिज्म फैट विल इंक्रीज। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं इसको, मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि हाइपरग्लिसेमिक फैक्टर कैसे काम कर रहा है हमने तो देख लिया। हाइपोग्लिसेमिक, आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लियरली? इंसुलिन एक्ट एज ए हाइपोग्लिसेमिक फैक्टर। अगर हमारे बॉडी में ब्लड में शुगर ज्यादा है तभी बीटा सेल एक्शन में आएंगे, तभी इंसुलिन सिक्रेट होगा। इंसुलिन सिक्रेट होगा तो सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज बढ़ाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ाएगा। क्लियर हो गया क्या? इससे ग्लूकोज कम हो जाएगी। अब अगर हमारे बॉडी में ज्यादा समय तक ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा है, ज्यादा समय तक ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा है, इसका मतलब क्या कि प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लिसेमिया है। ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होने का मतलब है हाइपरग्लिसेमिक ब्लड। बात समझ रहे क्या? ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होने का मतलब है हाइपरग्लिसेमिया है। अब अगर प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लिसेमिया है तो व्हाट इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स दैट द पर्सन हैज ए डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस, जो शुगर का डायबिटीज है, हमने दो डायबिटीज देखे हैं, डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज इंसिपिडस इज रिलेटेड विद द यूरिन, ड्रंकर्स डिसीज, एक्सेस यूरिनेशन, एक्सेस वाटर फ्लो इन द यूरिन, बराबर है ना, एडीएच का लो सिक्रीशन, ये सब डायबिटीज इंसिपिडस का पार्ट है। उसमें भी थर्स्ट होगा पर्सन को, थर्स्ट, तहान, प्यास लगना, और वो थर्स्ट जो है, एक्सेस थर्स्ट अगर हमें लग रहा है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया, पर्सन को ज्यादा प्यास लगना, किस वजह से? यूरिन का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट होती जाएगी तो बॉडी विल हैव ए डिमांड ऑफ वाटर, तो ज्यादा प्यास लगना, ये कंडीशन क्या है मेडिकली? पॉलीडिप्सिया। तो अब यहां पर भी क्या हो रहा है? अगर हाइपरग्लिसेमिया है, ध्यान देना अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्रिटिकल पॉइंट है। अगर हाइपरग्लिसेमिया प्रोलॉन्ग्ड स्टेट तक है, प्रोलॉन्ग्ड है ज्यादा समय तक अगर ब्लड में शुगर का प्रेजेंस है तो क्या होगा? यूरिन में से ग्लूकोज जाएगा। नॉर्मली हमारे बॉडी में जो हम यूरिन करते हैं उसका अगर लैब में हम चेक करेंगे तो उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता, पर डायबिटिक पेशेंट्स में यूरिन में ग्लूकोज पाया जाता है। वही इंडिकेशन है कि इसको डायबिटीज है। तो जब प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लिसेमिया होगा, यानी ज्यादा समय तक अगर शुगर लेवल रहेगी ब्लड में ज्यादा, तो वो शुगर जो है वो ग्लूकोज यूरिन में आएगा और उसके साथ बॉडी में एक हार्मफुल मटेरियल बनेंगे कॉल्ड एज केटोन बॉडीज। अब हमें उसके ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, फिलहाल इतना ही ध्यान में रखना है कि प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लिसेमिया क्या करेगा? दो चीजें करेगा, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल केटोन बॉडीज इन द बॉडी। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है कि जब एक्सेस ऑफ ग्लूकोज बॉडी के बाहर जा रहा है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज बॉडी के बाहर जा रहा है तो वो पानी, ज्यादा पानी को भी साथ में लेके जा रहा है। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन कॉजेस एक्सेस वाटर रिमूवल विच लीड्स टू द कंडीशन पॉलीडिप्सिया। क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा, ज्यादा ग्लूकोज बाहर जाएगा तो डिहाइड्रेशन होगा, ज्यादा पानी भी बाहर जाएगा, इसलिए डायबिटिक पेशेंट को यूरिन बार बार भी लगती है और जब लगती है तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, इसलिए उनको प्यास भी जल्दी लगती है। प्यास लगती है इसका मतलब थर्स्टी कंडीशन, थर्स्ट, तो उसे कहते हैं पॉलीडिप्सिया। कंसेप्ट समझ में आ गई? जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो बीटा सेल्स, इंसुलिन, हेपेटोसाइट, एडिपोसाइट्स एंड मसल सेल्स पे काम करेगा, इंक्रीज सेल्यूलर अपटेक, ग्लाइकोजेनेसिस,
ग्लाइकोजेनेसिस यानी कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन होगा। बात समझ में आ गई? सो हमने डिसऑर्डर भी इसके स्टडी कर ली। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन बनाता है, वो हाइपरग्लिसेमिक है, वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा, और बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेट करेगा, वो हाइपोग्लिसेमिक है, वो ब्लड शुगर लेवल कम करेगा। यहाँ तक कोई तकलीफ समझ गए क्या? जो डायबिटिक वाले पेशेंट है उनको इंसुलिन थेरेपी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, तो उससे उनका ब्लड शुगर लेवल क्या होगा? कम होगा, नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या? अब ये हो गया है एंडोक्राइन पार्ट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या आपको ये पूरी तरह से समझ गया? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एंडोक्राइन पोर्शन। अब हम थोड़ा सा एक्सोक्राइन प्लांट का भी स्टडी कर लेते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास। यहाँ पे जो फोटो निकाली है वो पूरी तरह से एक्सोक्राइन पार्ट दिखा रही है। कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट और ये ड्यूडेनम। पैंक्रियाटिक डक्ट में से पैंक्रियास जूस जाएगा, इधर से बाइल आएगा, वो भी यहाँ पे जाएगा, जो डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। तो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आपको ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है कि जैसे एंडोक्राइन पार्ट कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एक सेल्स है, तो वैसे एक्सोक्राइन पार्ट कंसिस्ट ऑफ असिनर सेल्स। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास कंसिस्ट ऑफ असिनर सेल्स या असिनर सेल्स। और ये जो असिनर सेल्स है इनका फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करना बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम या डाइजेस्टिव जूस। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उसके साथ आयंस और वाटर भी। कहां से? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का जो ड्यूडेनम है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है ना, तो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास इस ड्यूडेनम में क्या क्या डाल रहा है? वाटर भी डाल रहा है, कुछ आयंस भी डाल रहा है, और साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी डाल रहा है। एक्सोक्राइन पार्ट असिनर सेल्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्लस सम आयंस प्लस वाटर, ये किसमें डाल रहा है? ड्यूडेनम। ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आएगा। एक्सोक्राइन पार्ट कंसिस्ट ऑफ एसिनर सेल्स secrete digestive enzyme, ions and water into pancreatic duct itself. This is pancreatic juice which enters into duodenum. क्लियर हो गया क्या? और ये जो जूस होता है ये पूरी तरह से एसिडिक होता है, ये ध्यान में रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पैंक्रियाटिक जूस हमेशा कैसे होता है? एसिडिक होता है, इसको भूलना नहीं है। अब पैंक्रियाटिक एंजाइम कौन कौन से है? वैसे आपने डाइजेशन में पढ़ा है, क्योंकि मैं तुम्हें बता देता हूं। 3 तरह के एंजाइम मेन है, लाइपेज, प्रोटीएज एंड अमाइलेज। ये 3 तरह के एंजाइम्स मेनली पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं। लाइपेज जो लिपिड्स को ब्रेक करते हैं, लाइपेज का ये किसमें है? ये जो एसिडिक जूस है यहाँ पे आने वाला इधर में से, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, लीवर, इनका यूनाइटेडली जो केमिकल यहाँ पे आएगा वो एसिडिक है सबसे पहले तो। और वो क्या क्या फंक्शन करेगा? जो फूड में लिपिड्स है, फैट्स है, उनका क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। सो लाइपेज का काम क्या है? अलॉन्ग विथ बाइल, ये बाइल यहाँ से आने वाला है गॉल ब्लैडर और लीवर में से, तो आने वाला बाइल और इसका जूस, इससे क्या करेंगे? वो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेंगे, लाइपेज। प्रोटीएज क्या करेंगे? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इन द डाइट, डाइट में जो प्रोटीन है उनको ब्रेक डाउन करेंगे। और अमाइलेज क्या करेंगे? कौन बताएगा? अमाइलेज का फंक्शन क्या है? यस, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एग्जैक्टली, बराबर।
कन्वर्शन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। आपको याद होगा अपने थोबाड़े में ही हो जाता है ना, स्टार्च का फ्रुक्टोज और किसमें कन्वर्शन हो जाता है, ग्लूकोज में, बराबर, माल्टोज, वेरी गुड गुड, फ्रुक्टोज एंड माल्टोज में कन्वर्शन हो जाता है, फिर आगे प्रोसेस। सो आर यू गेटिंग पॉइंट क्लियरली? एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ pancreas consists of acinar cells and some ducts also. They secrete digestive enzymes, bicarbonate ions होते हैं, water into duodenum. This juice is called as pancreatic juice. It is always acidic in nature. अब ये जो juice है, along with the bile coming from upper portion, act उसमें जो एंजाइम्स है वो क्या क्या कराएंगे, लिपिड्स का ब्रेकडाउन करेंगे, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करेंगे और स्टार्च का कन्वर्शन किसमें करेंगे, शुगर्स में करेंगे। अमाइलेज का फंक्शन कन्वर्शन ऑफ स्टार्च टू क्या, स्टार्च टू शुगर, ये प्रोटीन ब्रेकडाउन और ये लिपिड ब्रेकडाउन। अब आपको यहाँ पे थोड़ा और अंदर घुसना है इसके नीड की वजह से। प्रोटीएज एंजाइम कौन कौन से, तो सबसे पहला प्रोटीएज एंजाइम जो है वो है ट्रिप्सिनोजेन। आपको समझना चाहिए कि ट्रिप्सिनोजेन ये कैसा एंजाइम है, ये प्रोटीएज एंजाइम, एक बात क्लियर होगी, ठीक है। ये पैनक्रियाज में से रिलीज हो रहा है, पर ये ट्रिप्सिनोजेन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, वो एक्शन में नहीं है, वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है और नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसको एक्टिव करने वाला कौन, वेरी गुड, क्या बात, ट्रिप्सिनोजेन। इट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम एंड इट इज एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज। अब ये जो एंटेरोकाइनेज है ये कौन सीक्रेट करता है, अगला क्वेश्चन रेडी नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंटेरोकाइनेज इज सीक्रेटेड बाय, यस बराबर है, इंटेस्टिनल म्यूकोसा। एंटेरोकाइनेज इंटेस्टिनल म्यूकोसा। ट्रिप्सिनोजेन ये आपका ध्यान नहीं मैडम, ट्रिप्सिनोजेन ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है जो पैनक्रियास सीक्रेट कर रहा है। इस ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव करवाने वाला एंटेरोकाइनेज एंजाइम है जो इंटेस्टिनल म्यूकोसा में से आता है। इंटेस्टिनल म्यूकोसा वहां से आ रहा है और ये जो एंटेरोकाइनेज है ये ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करवा रहा है। कन्वर्टेड टू क्या, ट्रिप्सिन। और यही ट्रिप्सिन सारी बाकी की रिएक्शन करवाता है, आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीएज एंजाइम। और ये जो ट्रिप्सिन है यही बाकी पैनक्रियाटिक जूस को फंक्शन में लाता है। सो ट्रिप्सिनोजेन पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको एक्टिव करवाने का काम एंटेरोकाइनेज का है जो इंटेस्टिनल म्यूकोसा में से सीक्रेट होने वाला है और वो इसको ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करवा देता है। दूसरा जो है जो पैनक्रियाज में से आता है वो है काइमोट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन ये काइमोट्रिप्सिनोजेन भी प्रोटीएज है, इसका मतलब इसका भी फंक्शन क्या है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। और ये काइमोट्रिप्सिनोजेन डिओडेनम में ही फंक्शन करता है। उसके बाद प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये भी पैनक्रियाज में से आता है। प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज और ये भी प्रोटीएज एज ए प्रोटीएज ही फंक्शन करता है, पैनक्रियाज में से आ रहा है। और उसके बाद न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लिक एसिड पे काम करता है और न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड बनाता है। प्रोटीएज जो है प्रोटीन पे काम करेगा
और न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए हम बोलते हैं ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो वो न्यूक्लिक एसिड पे काम करके क्या बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। वो क्या चीजें हम बाद में देखेंगे। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? यहाँ तक कोई तकलीफ? यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या आपको? तो यहाँ पे हमारा पैनक्रियास सेक्शन पूरा हो गया। मैं समझ रहा हूँ कि आपको भी समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ, इसको एक स्मॉल टाइम में हम रिकैप कर लेंगे, शॉर्ट टाइम में। फिर से एक बार पैनक्रियास पूरा शॉर्ट टाइम में देख लेते हैं। देखो पैनक्रियास जो है, पैनक्रियास के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें, एक तो पहले ये कंपोजिट ग्लैंड है, ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। इसके दो पार्ट है, एक्सो एंड एंडो। जो एक्सो है वो एसिनल सेल से बना है। एसिनल सेल जो है वो पैनक्रियाटिक जूस बना रहे हैं, जो नेचर में एसिडिक है। पैनक्रियाटिक जूस में लाइपेज है, अमाइलेज है एंड प्रोटीएज है, बराबर है। प्रोटीएज में ट्रिप्सिनोजेन है, काइमोट्रिप्सिनोजेन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है। ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है जिसको एक्टिवेशन करवाता है इंटेस्टिनल ग्लूकोसा में से सिक्रेट होने वाला एंटेरोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिन में, जो बाकी की रिएक्शन करवाता है। उसके बाद एंडोक्राइन जो है, और ये ड्यूडेनम पे काम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूडेनम पे। अब एंडोक्राइन जो है उसमें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, जिसमें दो तरह के सेल है, अल्फा एंड बीटा। दोनों ही निगेटिव फीडबैक से काम करते हैं। एंटागोनिस्टिक हार्मोन भी कहा जाता है। एंटागोनिस्टिक का हार्मोन एक बढ़ाता है, एक कम करता है ना, अपोजिट फंक्शन। तो अल्फा एंड बीटा सेल्स एंटागोनिस्टिक हार्मोन ग्लूकागॉन, अल्फा ग्लूकागॉन को रिलीज करवाता है और बीटा इंसुलिन को रिलीज करवाता है। ये दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। ये हाइपरग्लिसेमिक है और ये हाइपरग्लिसेमिक का मतलब ब्लड में शुगर बढ़ाना, और हाइपोग्लिसेमिक का मतलब ब्लड में शुगर का कम करवाना। दोनों के फंक्शन अपोजिट है। ये सेल्यूलर अपटेक को कम करवा देता है, ग्लाइकोजेन को ब्रेक करवाता है, जेनोलाइसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट से भी ग्लूकोज बना देता है, तो ग्लूकोजेनेसिस ग्लूकोज बनाता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करवाता है, सेल्यूलर अपटेक कम करवाता है, ये बढ़ाता है, ये ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बराबर है क्या? अगर प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लिसेमिया होगा, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिक होगा कंडीशन, तो उसे क्या कहेंगे? डायबिटीज मेलिटस। और इस डायबिटीज मेलिटस का इंपॉर्टेंट क्या दिया है? एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन क्या यूरिन होगा, और फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा? कीटोन बॉडीज। ये ध्यान में रखना है, कीटोन बॉडीज। अब ग्लूकोज अगर यूरिन में ज्यादा जाएगा तो उसके साथ क्या जाएगा? पानी जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और उससे थर्स्ट लगेगी। थर्स्ट जो लगेगी उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। ये हो गया पूरा पैनक्रियास कंप्लीट। कुछ डाउट?